9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में करीबन सुबह के 7:30 बजे उसके इमरजेंसी वार्ड के सेमिनार हॉल में एक 31 ईयर्स ओल्ड पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर जो कि अपने सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स थी डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन में, उसकी एक डेड बॉडी मिलती है और वो रेप एंड मर्डर का केस था। और ये सारे वेस्ट बंगाल के माइंड में, पूरे इंडिया के माइंड में सवाल क्रिएट करता है कि क्या वही इंसान जो हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी बचाता है, वो अपने ही वर्किंग स्पेस में सेफ नहीं है? क्या वही औरत, क्या वही लड़की जो वहां जाके काम करती है और अपने घर को चलाती है, उस वर्किंग स्पेस में सेफ नहीं है? तो हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये रेप एंड मर्डर का केस क्या है, और हमें और आपको मिलकर सारे लोगों को इसके अगेंस्ट में आवाज उठाना है ताकि उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके और जो मैं उसको एकदम कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इस केसेस के बारे में। इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक डॉक्टर बनना कितना मुश्किल काम है। सबसे पहले आप लोग को क्लास 12 का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, इसके बाद नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और इसके बाद 5 साल का एमबीबीएस डिग्री लेना पड़ता है। उसके बाद आप लोग को पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ता है अच्छे मार्क्स के साथ। इसके बाद आप लोग की कहीं ट्रेनिंग होती है, इसके बाद एट द एंड आप जाके कहीं ना कहीं डॉक्टर बनते हैं। और उस लड़के का भी यही सपना था। इनफैक्ट उसके एक रात पहले उसने लिखा था कि उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल चाहिए, लेकिन अफसोस वो कंप्लीट नहीं हो पाया। ये घटना कैसे हुआ, इस चीज को सबसे पहले हम समझते हैं। करीबन 8 अगस्त को वो अपने शिफ्ट में आई हुई थी, 36 आवर्स के शिफ्ट में। और आप अगर देखेंगे तो इंडिया में ऐसे ट्रेनी डॉक्टर का इतना ज्यादा शिफ्ट कंटिन्यू चलता रहता है बिना सोए हुए। इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में ऐसा होता है। 36 आवर के शिफ्ट के बाद रात के 2 बजे आप मान के चल सकते हैं वो अपने 4 पुलिस के साथ बैठ के डिनर करती है नीरज चोपड़ा का सिल्वर मेडल जीता हुआ देख के। इसके बाद वो कहीं दूसरी जगह जाती है देखने के लिए कि कहीं बेड है या नहीं, लेकिन उसे एक बेड नहीं मिलता है सोने के लिए। आप अगर देखेंगे तो पूरे इंडिया में यही हाल है, डॉक्टर्स के सोने के लिए ही बेड नहीं है। बाद में वो डिसाइड करती है कि उसी सेमिनार हॉल में जहाँ पे वो बैठ के खाना खा रही थी उसी में वो सो जाएगी। कुछ देर बाद 2:10 के आसपास उसका एक कुलीग आता है और एक मेडिसिन के बारे में पूछता है पेशेंट को, वो उसको गाइड भी करती है। उसका एक कजिन का मैसेज आता है 2:35 में, वो उसको रिप्लाई भी करती है। इसके बाद एक हॉस्पिटल का स्टाफ देखता है कि वो एक रेड कलर का ब्लैंकेट को लेके अपने बॉडी पे सो रही है। और इसके बाद जो घटना होता है वो दिल दहल जाता है। सुबह के 7:30 बजे जब उसकी डेड बॉडी मिलती है, हाफ नेकेड होती है, उसका पैर 90 डिग्री एंगल में खुला होता है, उसका कॉलर बोन टूटा हुआ होता है, वो जो चश्मा पहनती है उस चश्मा का ग्लासेस उसके आंख में चुभा हुआ रहता है, चश्मा कहीं दूर फेंका रहता है, उसका अपर लिप्स लोअर लिप्स दोनों डैमेज होता है, लेफ्ट हैंड पे इंजरी होती है, राइट पैर पे इंजरी होती है, एब्डोमेन में इंजरी होती है और पूरा का पूरा बॉडी हर जगह इंजरी से भरा रहता है। जब उसमें देखने गया तो वो एकदम ना के बराबर था, उसको देखा नहीं जा सकता। इसके बाद करीबन 9:30 बजे वहां के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इन्फॉर्म करते हैं उनके पेरेंट्स को कि वो एक सुसाइड है, रियलिटी नहीं बताया जाता है। इसके बाद करीबन 10:10 वहां का जो लोकल इंस्पेक्टर इंचार्ज होता है उसको इन्फॉर्म किया जाता है। इतना लेट इन्फॉर्म करना ये भी एक कहीं ना कहीं सस्पेक्ट है। इसके बाद 10:30 बजे कुछ छोटे मोटे पुलिस ऑफिशियल्स वहां अराइव होते हैं और 11:30 बजे तक बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स वहां अराइव हो जाते हैं और करीबन 1 बजे उनका पेरेंट्स वहां आ जाता है। पहले तो उनको एंट्री डिनाई किया जाता है उनके पेरेंट्स को, लेकिन 1:10 में एंट्री दे दिया जाता है। ये एज पर द कोलकाता पुलिस है, बट पेरेंट्स का ये कहना है कि उनको लगभग 3 घंटे तक रुकाया गया। वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड थी, तो ये भी एक सस्पेक्ट क्रिएट करता है माइंड में। करीबन 3:55 पे जो विक्टिम के पेरेंट्स है वो फोन करते हैं वहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को और 4:30 बजे जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ जाता है और वो वहाँ पे आके सारे सिचुएशन को देखता है। 5:30 बजे उसकी बॉडी को ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है और 7:10 पे उस ऑटोप्सी रिपोर्ट आ जाता है। उसका पेरेंट्स का ये कहना है कि उसका बॉडी का जो पैर है उसको पूरा 90 डिग्री में कर दिया गया था। जो एक्चुअली जो पेल्विक बोन है वो कहीं ना कहीं तोड़ दिया गया था, उसका कॉलर बोन है वो तोड़ दिया गया था। यानी ये बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्ल नहीं टूटता है इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता।
और जो डेड बॉडी थी, जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आता है तो उसमें ये आता है कि उसकी जो डेथ है वो गैगलिंग के कारण हुई है। गैगलिंग आप ये समझिए कि जब किसी नेक को या फिर नोज को जब प्रेस किया जाता है जोर से, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण उसका जो थ्रोटिंग था, यहाँ का जो बोन था वो भी टूटा हुआ था। तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं उसका गला जोर से दबाया गया है। लेकिन एज पर द ऑटोप्सी रिपोर्ट बॉडी का उस तरीके का बोन नहीं टूटा है। लेकिन ये सवाल हमारे माइंड में क्रिएट करता है कि आखिर ये हुआ तो कब हुआ और कैसे हुआ। एज पर द रिपोर्ट ये बताया जा रहा है कि जो रेप एंड मर्डर का केस ये करीबन 3 बजे से 5 बजे के बीच हुआ। एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया ठीक मर्डर के 6 घंटे बाद, जिसका नाम है संजय रॉय। तो इसने इस घटना को किस तरीके से अंजाम दिया, इस चीज को एक सीसीटीवी फुटेज से जब देखा गया तो क्लियरेंस मिला। करीबन सुबह के 4 बजे ये जो संजय रॉय इंसान है वो हॉस्पिटल में एंट्री करता है एज अ ड्रंक के हिसाब से। इसके बाद 40 मिनट बाद वहां से वो एग्जिट करता है। एक्चुअली जो सेमिनार हॉल था उसमें कोई भी सीसीटीवी लगा हुआ नहीं था, और ये जितना भी केसेस है ये सारा का सारा उस 40 मिनट के अंदर होता है। एक्चुअली जो डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी के साइड में एक ब्लू कलर का ब्लूटूथ हेडफोन मिलता है। वही सेम हेडफोन संजय रॉय के गले में था जब वो एंट्री कर रहा था। जब कोलकाता पुलिस ने उस हेडफोन को कनेक्ट करने की कोशिश की तो वो हेडफोन डायरेक्टली जाके संजय रॉय से कनेक्ट हो गया। आप अगर देखेंगे तो ये एक्चुअली पहला केस नहीं है। इसके 3 महीने पहले आरजी मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी एक डॉक्टर ने ये बताया था कि वहां पे ऑलरेडी कुछ ड्रंकर्ड घुस रहे हैं, लेकिन उस चीज को सीरियसली नहीं लिया गया और आज की डेट में ये एक घटना हो चुका है। आखिर संजय रॉय को इतना सुबह उस मेडिकल में एंट्री कैसे मिलती है और वो क्या है वहां का, इस चीज को हम लोग को समझने के लिए उसका पूरा का पूरा बायोडाटा समझना पड़ेगा। संजय रॉय एक क्लास 12 पास आउट एक लड़का था जो कि बिहार से जिसने पास आउट किया था। इसके बाद 2019 में वो एक सिविक वॉलंटियर के हिसाब से कोलकाता पुलिस को ज्वाइन करता है। सिविक वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो टेम्पोररी बेसिस पे पुलिस को ज्वाइन करके उनको हेल्प करते हैं, और वो उस समय डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों की हेल्प से वो एक पुलिस वेलफेयर सेल में चला जाता है और सेंट्रल कमेटी का एक मेंबर भी बन जाता है, और कुछ लोगों की मदद से वो जो हॉस्पिटल था उसमें वो अपने ट्रांसफर ले लेता है, और इसी कारण उसको वहां पे आना जाना एकदम फ्री था, कोई उसको रोक टोक नहीं था। कुछ लोगों का ये कहना है कि एज पर द रूल उसको दिन में लगभग 5 लीटर पेट्रोल फ्री मिलता था, जिसको वो अपने पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल करता था, और उसका जो बाइक था उस बाइक के आगे वो कोलकाता पुलिस लिख के घूमता था। उसको जो सोने का था वो 4th बटालियन जो कोलकाता पुलिस है वो भी वो यूज करता था उसके लिए। लेकिन उस रात उसको कैसे पता चला कि उस सेमिनार हॉल में वो लड़की वहां पे होगी, और वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे वहां पे वो एंट्री करता है। ये भी एक माइंड में सस्पेक्ट क्रिएट करता है। जो संजय रॉय है उसका नाइबर्स का ये कहना है कि ये इंसान प्रॉमिस करता है कि पैसे लेके वो उन लोगों को सरकारी नौकरियां भी दिलाएगा। ये क्या करता है, कुछ पैसे लेके जो हॉस्पिटल्स में क्या करता है, एंट्री दे देता है बहुत सारे मरीजों का। उसके घर के पास में एक ठेला वाला जो सब्जियां बेचता है, वो उसका ये कहना है कि उसने ऑलरेडी उसका 2.2 लाख रुपीस लेके वो भाग चुका है, और ये एक नंबर का फ्रॉड इंसान है। आप अगर देखेंगे तो संजय रॉय का ऑलरेडी 4 शादियां हुआ था, जिसमें से 3 ने उसको छोड़ के चला गया था, और ये बताया था कि ये एक बहुत ज्यादा टॉर्चर क्रिएट करता है। और जो 4th शादी था उसने अपने वाइफ को, जब वो 3 मंथ का प्रेग्नेंट थी, तो उसने उसको सेक्सुअली असॉल्ट करने का कोशिश किया था, और इसके कारण उसके ऊपर 2022 में भी केस हुआ था, और इसके बाद 2023 में केस हुआ था। इसके कारण उसका जो 4th वाइफ थी उसके बच्चे का डेथ भी हो गया था, और बाद में जाकर कैंसर के कारण उसका डेथ हो गया है। ये सारा का सारा चीज उसका जो मदर इन लॉ है वो कन्फेस करती है। आप अगर देखेंगे तो इस चीज को अगर पहले ही कोलकाता पुलिस अगर एनालाइज करती और उसको पहले ही सजा दी जाती तो शायद ये केस जो कोलकाता में हुआ है वो आज नहीं होता। तो कहीं ना कहीं वहां का एक सिक्योरिटी फेलर है और ये एक पुलिस फेलर है जो कि इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा सस्पेक्ट यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि जो डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी में उसके जो सीमन मिला है वो 151 मिलीग्राम ऑफ सीमन है, और एज पर डॉक्टर सुबर्णा गोस्वामी जो बहुत सारे ऐसे केसेस को हैंडल करती है, एक पर्सन 151 मिलीग्राम ऑफ सीमन का होना वहां पॉसिबल नहीं है। दैट मींस ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं एक गैंग रेप भी हो सकता है। आप अगर देखेंगे तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे मल्टीपल पेनिट्रेशन हुआ है, जिसके कारण वजाइना जो है वो प्रॉपर डैमेज हो चुका है, और ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है कि वो एक गैंग रेप है। कोलकाता पुलिस पे कुछ एलिगेशंस लग रहे थे, जिसमें उसने सबसे पहला एलिगेशन ये क्लियर किया कि कोलकाता पुलिस की तरफ से उसके पेरेंट्स को कोई भी कॉल नहीं गया है कि वो सुसाइड कर ली है। दूसरा, उस लोगों ने ये एलिगेशंस अपने आप से हटाया है कि कोलकाता पुलिस ने उसको ब्राइब देने की कोशिश की है विक्टिम्स के फादर को। एक्चुअली उन लोगों का ये कहना है कि क्योंकि ऐसा होने से, रेप, मर्डर या फिर एसिड अटैक होने से उन लोगों को कंपनसेशन दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो कोलकाता पुलिस वही उन लोगों को दिलाने की कोशिश की गई है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये 9 तारीख 10 तारीख को ये मामला पूरा का पूरा
देश में नहीं आया था, ये 13-14 के बाद ही ये पूरा देश में आया। ये भी एक सस्पेक्ट क्रिएट करता है। और जहाँ पे उसका मर्डर, रेप एंड मर्डर हुआ था, उसके ठीक बगल में जो इमरजेंसी वार्ड था, वहाँ पे अचानक से कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं वहाँ का जो एक्चुअल एविडेंसेस हो सकता है उसको भी मिटाने का कोशिश किया जा रहा हो। डॉक्टर्स पूरी इंडिया में हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मुंबई, आसाम, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। और जब नाइट प्रोटेस्ट हुआ तो उस नाइट प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उस जो हॉस्पिटल था उस पर अटैक कर दिया और उस हॉस्पिटल को तोड़ दिया। और ये भी एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं जो एक्चुअल जो है उसको बचाने की पॉलिटिकली कोशिश की जा रही है और इसमें पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी देखा जा रहा है। आप अगर देखेंगे, जो बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, एक सीएम होते हुए और एक हेल्थ मिनिस्टर होते हुए वो ऑलरेडी सड़क पे उतर चुकी है धरना देने के लिए, इस चीज को हटाने के लिए। वो चाहे तो 1 मिनट में सारा का सारा काम करवा सकती है। एक्चुअली क्या हुआ, ट्यूसडे तक सारा चीज एकदम नॉर्मल चल रहा था। ट्यूसडे के बाद जब ये केस एक्चुअली कोलकाता कोर्ट में जाता है तो कोलकाता को पुलिस से बहुत सारे जवाब मांगता है कि जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल अचानक से उस चीज को छोड़ देता है, वहां का प्रिंसिपल को छोड़ देता है, ये बोल के कि वो लड़की उसकी बेटी की जैसी थी। और फिर अचानक से 9 घंटे बाद कुछ दूर पे उसको दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर मिल जाता है और उस कॉलेज का वो कैसे प्रिंसिपल बन जाता है, इस चीज का कोलकाता पुलिस के पास जवाब नहीं था। और इसके कारण ये केस को दे दिया जाता है सीबीआई को। अब ये केस सीबीआई हैंडल कर रही है और जो एक्चुअल रियलिटी है वो कहीं ना कहीं निकल के आ सकता है। अभी तक बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ फेक नैरेटिव्स भी चल रहा है, लेकिन हमें आपको मिलकर ये जो केसेस है इस केसेस के अगेंस्ट में लड़ना है और जिस जो इसका शिकार है उसको न्याय दिलाना है, ताकि उनके पेरेंट्स को एटलीस्ट सुख तो नहीं लेकिन एटलीस्ट कुछ मिल सके कि हाँ न्याय मिला है। और ये चीज करके हम कहीं ना कहीं अपने इस देश को बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और अब हम मिल के आगे बढ़ते हैं और इस केस के अगेंस्ट में लड़ते हैं। ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।